तो आज हम एक ऐसे केस को देखने वाले हैं जो इतना अजीब है ना कि सच लग ही नहीं सकता। शर्लॉक होम्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि एक नामुमकिन मसले को हल कैसे किया जाता है। शर्लॉक होम्स का ये कहना कि सबसे अजीब चीजें अक्सर छोटे जराइम से जुड़ी होती हैं, ये बात बिल्कुल इस केस पर फिट बैठती है। मतलब बड़े बड़े राज जो है ना, वो अक्सर छोटी छोटी मामूली सी तफसीलात में छुपे होते हैं, और यही उसूल हमें इस केस को समझने में मदद देगा। तो चले इस पुरस्कार कहानी की गहराई में उतरते हैं। सोचिए जरा, एक नौकरी मिले जिसमें काम सिर्फ ये हो कि एक एनसाइक्लोपीडिया को देखकर लिखना है और उसके लिए बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही हो। अजीब है ना? बिल्कुल यही अजीबोगरीब मसला लेकर एक साहब जेम्स विल्सन शर्लॉक होम्स के पास पहुंचे। तो कहानी का पहला हिस्सा है ये अजीबोगरीब रेड हेडेड लीग। और इसकी शुरुआत एक ऐसी नौकरी से होती है जो इतनी शानदार थी कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट था, विंसेंट स्पॉल्डिंग, जो पहले ही आधी तनख्वाह पर काम कर रहा था, उसी ने बड़े आराम से ये इश्तिहार विल्सन को दिखाया। हफ्ते के 4 पाउंड, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, और वो भी एक मामूली से काम के लिए। भला ऐसी पेशकश कौन ठुकराता? तो जनाब 8 हफ्तों तक सब बिल्कुल ठीक चलता रहा। मिस्टर विल्सन रोज जाते, इंसाइक्लोपीडिया नकल करते और अपनी तनख्वाह ले आते। लेकिन फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। दफ्तर के दरवाजे पर बस एक छोटा सा नोटिस लगा था, रेड हेडेड लीग खत्म हो गई है, बस, और कुछ नहीं। अब आता है दूसरा हिस्सा, मुशाहिदे का फन। जब मिस्टर विल्सन ये सारा माजरा लेकर होम्स के पास पहुंचे, तो होम्स ने फौरन दिखा दिया कि वो चीज़ों को आम लोगों से कितना मुख्तलिफ देखते हैं। उनके लिए तो सुराग हर तरफ बिखरे पड़े थे, बस देखने वाली आंख चाहिए थी। अभी तो कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि होम्स ने विल्सन को उनके बारे में ऐसी बातें बताकर हैरान कर दिया जो शायद उन्हें खुद भी ना पता हों। उनके हाथ देखकर, आस्तीन की चमक देखकर, यहाँ तक कि एक छोटे से टैटू को देखकर होम्स ने उनकी जिंदगी के कई राज बता दिए। ये कोई जादू नहीं था, ये था बारीक बीनी से मुशाहिदे का कमाल। तीसरा हिस्सा, वो सुराग जो बिल्कुल सामने थे। होम्स फौरन समझ गए कि असल कहानी मिस्टर विल्सन की नहीं, बल्कि उनके आसपास के हालात की है। इसीलिए वो और वॉटसन सीधा सेक्सको कोबर्ग स्क्वायर पहुंच गए ताकि अपनी आंखों से सब कुछ देख सकें। होम्स का हर एक एक्शन बहुत सोचा समझा था। फुटपाथ पर अपनी छड़ी मारना, असिस्टेंट से मिलने का कोई बहाना ढूंढना, और फिर उसके चेहरे को छोड़कर सीधा उसकी पतलून के घुटनों पर नजर डालना, ये सब कुछ बेमकसद नहीं था। वो दरअसल एक थियरी को टेस्ट कर रहे थे। और बस पतलून के घुटनों ने सारी कहानी खुद ही बता दी। मिट्टी के दाग, घुसने के निशानात, ये साफ साफ बता रहे थे कि ये शख्स घंटों जमीन पर घुटने टेक कर खुदाई करता रहा है। होम्स का शक अब यकीन में बदल चुका था। और फिर आखिरी कड़ी भी जुड़ गई। इस गिरवी की दुकान के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा बैंक था। अब होम्स के दिमाग में पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। तो अब आता है चौथा हिस्सा, नुक्तों को जोड़ना। होम्स के पास अब सारे सबूत मौजूद थे। जो चीज़ एक अजीबोगरीब मजाक लग रही थी, अब वो एक बहुत बड़ी मुजरिमाना साजिश की शक्ल इख्तियार कर रही थी। तो जब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखा गया ना, तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। ये जो रेड हेडेड लीग थी, ये सब एक ड्रामा था, एक चाल, ताकि मिस्टर विल्सन रोजाना कुछ घंटों के लिए अपनी दुकान से बाहर रहें और इतनी देर में उनका असिस्टेंट तहखाने से सीधा बैंक तक एक सुरंग खोद सकें। क्या दिमाग लड़ाया था! और जब होम्स ने असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग की तफसीलात पर गौर किया, तो उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि उनका पाला किसी छोटे मोटे चोर से नहीं, बल्कि लंदन के एक बहुत ही शातिर और खतरनाक मुजरिम जॉन क्ले से पड़ा है। पांचवा हिस्सा, तहखाना और इंकशाफ। अच्छा, साजिश तो अब खुल चुकी थी, लेकिन मुजरिम को पकड़ना अभी बाकी था। तो होम्स ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए बैंक के तहखाने में ही एक जाल बिछाने का फैसला किया। और दाव पर क्या लगा था? 30,000 पाउंड का फ्रांसीसी सोना, जो कुछ ही दिन पहले बैंक के तहखाने में रखा गया था। यानी मुजरिमों ने अपनी रिसर्च बहुत अच्छी तरह की थी। तो घप अंधेरे में होम्स, वॉटसन, एक पुलिस ऑफिसर और बैंक का डायरेक्टर सब सांस रोक के इंतजार कर रहे थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि शायद दिल की धड़कन भी सुनी जा सकती थी। और फिर
फर्श के पत्थरों के बीच से रोशनी की एक हल्की सी किरण नजर आई। ये इस बात का इशारा था कि सुरंग मुकम्मल हो चुकी है। चोर पहुंच गए थे। फर्श में बने सुराख से पहले एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और फिर जॉन क्ले खुद तहखाने के अंदर आ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इससे पहले कि क्ले कुछ समझ पाता, होम्स ने इस पर छलांग लगा दी। कोई फायदा नहीं जॉन क्ले, तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं है। जाल काम कर गया था और वो शातिर मुजरिम आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गया। होम्स की जहानत सिर्फ सुराग ढूंढने तक महदूद नहीं थी। उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि डकैती कब होगी। लीक का खत्म होना मतलब सुरंग तैयार है, और हफ्ते की रात डकैती का मतलब मुजरमों के पास फरार होने के लिए पूरा इतवार और पीर की सुबह तक का वक्त था। हर चीज पर बारीकी से गौर किया गया था। तो ये जो रेड हेडेड लीक की कहानी है, ये हमें एक बड़ी मजे की बात सिखाती है कि सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो सामने नजर आ रही होती है। कभी कभी सबसे अजीब और बेतुकी बातों के पीछे भी कोई ना कोई गहरी वजह, कोई मंतिक छुपी होती है। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि हमेशा चीज़ों की तह तक जाना चाहिए। क्या मालूम हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी ही रेड हेडेड लीक चल रही हो जिस पर हमने कभी गौर ही ना किया हो।